हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में, उसमें भी स्पेशली रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी RFLP, उसके बारे में हम डीप में बात करेंगे और मार्कर का बेसिक समझेंगे। तो पहली बात है मार्कर। मार्कर हम किसको बोलेंगे? एक ऐसी चीज़ जो सबके पास है लेकिन सबके पास अलग अलग रूप में है, अलग अलग स्थिति में है। जैसे कि कलर कलर सबके पास है लेकिन कोई को काला है, कोई का थोड़ा कम काला है, कोई वाइट है, कोई ज़्यादा वाइट है, कोई ब्राउन है। वैसे इसी को बोलते हैं मार्कर। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें मार्कर की तो क्या है? मार्कर इज अ पीस ऑफ DNA मॉलिक्यूल दैट इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ट्रेट यानी किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो कलर हो, उसके साथ जुड़ा हुआ एक DNA का मॉलिक्यूल जो सबके पास है और स्टेबल है। किसी भी डिवीजन के बाद वो बदलता नहीं है, बदलता है लेकिन उसका रूप नहीं बदलता, वो चेंज हो जाती है। तो मार्कर चार तरह की होती है: मोर्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर, जेनेटिक मार्कर एंड क्रोमोसोमल मार्कर। तो सभी मार्कर के हम मेरिट एंड डिमेरिट देखेंगे। तो पहली है मोर्फोलॉजिकल मार्कर, जो हम नज़रों के सामने देखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन कलर। तो यहाँ पे देखिए, कलर काला है, एक वाइट है और एक दोनों का मिश्रण है। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये तीन ही हमारे पास क्या है, फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एनिमल को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन क्या हम ये मान लेंगे कि हर सफ़ेद एनिमल गाय ही होगा, हर सफ़ेद एनिमल का जेनेटिक मेकअप सेम ही होगा, हर काले एनिमल का जेनेटिक मेकअप सेम ही होगा? तो इसमें क्या है, लैक ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुत ही कम चेंजेस के जो है वो चुनाव है, कम बहुत ही कम चेंजेस इसमें होते। इसीलिए हम मेनली मॉर्फोलॉजिकल मार्कर को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते किसी भी एनिमल को या फिर किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर आता है बायोकेमिकल मार्कर। एनिमल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। ये उससे थोड़ी एडवांस है, जैसे कि इसमें आ जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, एमाइलेज एंजाइम, ब्लड ग्रुप्स। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है कि बहुत ही कम हमारे पास फीचर्स है जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और इसके डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो वो सेक्स लिमिटेड है, एज डिपेंडेंट है, इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट एंड इट कवर लेस देन 10% जीनोम। यानी कि अगर हम इसके बेस पे लेंगे तो हमें बॉडी का 10% जीनोम का ही पता चलेगा कि वो डिफ्रेंशिएटेड है या फिर सेम है। तो दो इंसान को अलग अलग करने के लिए सिर्फ 10% तो काफ़ी है नहीं, हमें पूरा जीनोम चेक करना पड़ेगा। फिर आएगी क्रोमोसोमल मार्कर। एनिमल आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल वेरिएशन, कि क्रोमोसोम में कितने वेरिएशन आते हैं। उसमें दो तरह के वेरिएशन आते हैं, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल में जैसे किसी भी जीन का डिलीशन हो गया, किसी भी जीन का इंसर्शन हो गया। न्यूमेरिकल में चाहे वो तीन हो, दो की पैर में होते तो कभी वो कभार वो तीन की पैर में हो जाते हैं, कभी कभार वो मोनोगैमी हो जाते हैं, कभी कभार वो निकल ही जाते हैं, नलीगैमी हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, लिमिटेड फीचर्स है, इसकी वजह से लो पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इसी के बलबूते पे हम दो चीज़ों को या फिर दो एनिमल्स को हम डिफ्रेंशिएट पूरा का पूरा नहीं कर सकते। यानी कि अगर दो एनिमल में ट्राइसोमी है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा का पूरा एनिमल इसकी कार्बन कॉपी है, शायद दूसरी चीज़ों में वो अलग हो सकता है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं कौन सी, मॉलिक्यूलर मार्कर, जो कि एक स्टैंडर्ड वे है किसी भी दो पर्सन्स को डिफ्रेंशिएट करने का। तो रिवीलिंग वेरिएशन एट द DNA लेवल। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए एक मॉलिक्यूलर मार्कर की? तो वो कोडोमिनेंट होनी चाहिए, यानी कि होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस सभी का रूप हमें देखने को मिलना चाहिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव ऐसे इजीली एनालाइज होनी चाहिए। कंप्लीट पेनिट्रेंस सभी में आ जानी चाहिए अच्छे से। अर्ली ऑनसेट ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, अगर उसमें कोई चेंज आए तो हमें इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। हाई पॉलीमॉर्फिज्म, सब में चेंज होनी चाहिए तभी भी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द जीनोम, पूरे जीनोम में वो फैली होनी चाहिए तब भी हम उसका पूरा जीनोम हम कर सकते हैं, वरना बायोकेमिकल मार्कर में तो सिर्फ 10% जीनोम ही हम कवर कर पा रहे थे। ऐसे कैन बी ऑटोमेटेड, हर बार हमें हाई मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो दो तरह की मार्कर्स होती है। मोलेकुलर मार्कर में दो तरीके से होता है, एक होती है PCR बेस और एक होती है हाइब्रिडाइजेशन बेस। इसमें क्या है, हम PCR का यूज़ करते हैं मार्कर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये मार्कर उसमें है या नहीं, या फिर किस रूप में है। और दूसरी है हाइब्रिडाइजेशन बेस, उसमें हम क्या करते हैं, रेडियो लेबल प्रॉब्स का उपयोग करते हैं। PCR में आता है RAPD, AFLP और दूसरी कहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बेस में आती है RFLP।
जिसकी हम बात करेंगे। RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप नाम को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। पहला है रेस्ट्रिक्शन, यानी कि इस मार्कर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, उसके बारे में मेरा पूरा वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार पूरा का पूरा देख लेना। 3 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं तो उसका उपयोग होगा। फिर आएगा फ्रेगमेंट, उस एंजाइम की मदद से हम इसको करेंगे कट। फिर आता है लेंथ, यानी कि उस कटिंग की डिफरेंट लेंथ होगी। और फिर देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की उस लेंथ में कितना कितना चेंज है, यानी कि इन 4 वर्ड में ही आपको पूरी की पूरी जो मार्कर है वो पता चल गई होगी। तो इसमें बेस्ड ऑन पैटर्न कि किस हिसाब से डीएनए कट करता है उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मान लीजिए ए एंड बी 2 पर्सन है, हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि वो दोनों एक इंसान है, यानी कि सेम कार्बन कॉपी है या फिर अलग अलग है। तो ये है उसका डीएनए, ये पहले का और ये दूसरे का। तो हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम RE जिसको हम बोलते हैं, उनकी स्पेसिफिक कटिंग साइट होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहाँ पे वो कट करते हैं, और पूरे डीएनए में वो कहीं ना कहीं फैली हुई होती है। अगर 2 इंसान सेम टू सेम है तो उसका जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा, यानी कि RE साइट भी सेम होगी। मान लीजिए एक की RE साइट यहाँ पे है और एक की यहाँ पे बीच में है, तो ये क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने अप्लाई किया तो एक यहाँ पे कट करेगा तो हमें 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे, एक ए और एक ये सा, और यहाँ पे कट करेगा दूसरा वाला तो यहाँ पे हमें ऐसा फ्रेगमेंट मिलेगा। यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है कि फ्रेगमेंट की लेंथ में डिफरेंस है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। कैसे ये पता चलेगा यहाँ पे, तो हम इसका प्रोसीजर कैसे करते हैं, हम पहले करते हैं डीएनए आइसोलेशन, फिर करते हैं उसका प्यूरिफिकेशन, फिर करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जैसे हमने बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इसमें उपयोग आता है। आगे हम पूरा का पूरा इसका विजुअल भी देखेंगे। फिर हम करते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे पता चलेगा कि कितने कितने फ्रेगमेंट हमें मिले और किन किन साइज़ के मिले हैं। फिर हम करेंगे बैंड विजुअलाइजेशन, फिर करेंगे उसका सर्दन ब्लॉटिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हम आगे देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमें 3 पर्सन मिले हैं, उनका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो कितने % सेम है या फिर अलग अलग है। तो हमने 3 सैंपल ले लिए, 3 डीएनए के सैंपल ले लिए, फिर तीनों में एक जैसा ही हमने क्या डाला, एंजाइम डाला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो फिर क्या होगा, अगर उन लोगों के डीएनए में चेंज होगा, रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग जगह पे होगी, तो हमें अलग अलग फ्रेगमेंट की लेंथ और साइज मिलेगी। तो फिर हमने क्या किया, हमें डाइजेशन हो गया, फिर हमने किया उसका अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसकी मदद से जो बैंड है वो पूरे डिफ्रेंशिएट हो गई है। देखिए यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए इन दोनों में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इन सभी में पैटर्न डिफरेंट है, यानी कि सभी के पास अलग अलग जगह पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, यानी कि ये तीनों के तीनों अलग अलग इंसान है। फिर क्या करेंगे, हम इस बैंड को हम डालेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में। क्यों, क्योंकि हमको इसका ऑटो रेडियोग्राफी करना है। हमने नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में डाल दिया। फिर अगर हमें आगे और भी कुछ करना हो तो हम उस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका हम कोई प्रोब लेंगे और उस प्रोब को क्या करेंगे, इस पे डालेंगे। जैसे हमने प्रोब डाला तो प्रोब क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। जो डीएनए बैंड है उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाएगी तो उसके साथ अटैच हो जाएगा, और बाकी का जो प्रोब का सैंपल है वो हम सारा निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी, यानी कि एक्सरे की एक शीट लेंगे, उसके साथ ही हमारा जो नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर है इसको रख देंगे, जिसकी वजह से जो भी नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में जो भी रेडियो लेबल हमारा जो प्रोब था वो बचा हुआ है, वो क्या करेगा, उस पर बैंड देगा, किस पे, एक्सरे शीट पे। फिर हम करेंगे एक्सरे शीट को एनालाइज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंट, हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला था उससे कहाँ कहाँ वो साइट है उसके फ्रेगमेंट देखिए। यहाँ पे हमको मिले 3 फ्रेगमेंट, यहाँ पे भी 3, यानी कि ए एंड बी, ये पहला और दूसरा एक ही का सैंपल है, दोनों इंसान एक ही, यानी कि एक ही का सैंपल है। और यहाँ पे तीसरा देखिए ये किसी और का सैंपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 फ्रेगमेंट मिले हैं। ऐसा क्यों, यहाँ पे देखिए शायद ए और बी सेम है और सी वाला गलत है। क्यों, क्योंकि ए में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट सेम है, लेकिन शायद यहाँ पे 2 भी हो सकती है। अगर यहाँ पे 2 है तो क्या होगा, हमें 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा और ये मिलेगा। 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही फ्रेगमेंट मिलेंगे। तो
पहले हम बात करें इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर यहाँ पे इस तरह का, तो मेनली वो उपयोग होता है हमें डीएनए फ्रेगमेंट रिपीटिंग में, फॉरेंसिक साइंस में। यहाँ पे वो क्या करते हैं लोग कि मान लीजिए कहीं पे मर्डर हुआ है, वहाँ पे हमें खून मिला है, किसका खून, चाहे वो जिसने मारा होगा उसका खून हो सकता है, उसका बाल हो सकता है, तो उसमें से डीएनए भी रहेगा, तो उसका डीएनए हम लेते हैं। फिर हम जो सस्पेक्ट है कि जिन पे हमें शक है उन इंसान को पकड़ते हैं, उसका डीएनए लेते हैं और दोनों में ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगर दोनों में सेम आया, मतलब में जो जहाँ पे खून मिला था वो और जिस पे हमें शक है वो दोनों इंसान एक है, यानी कि उसी ने ही खून किया होगा। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, तो यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो हमें लार्ज अमाउंट में डीएनए चाहिए। फिर हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब, जो कि एक हैजार्डस है, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही पैसा खर्च कर देने वाला है। इस ऐसे में बहुत टाइम जाता है और अगर सिंगल चेंजेस हो तो इसको डिटेक्ट करना थोड़ा हार्ड रहता है। क्यों? और दूसरी चीज़ भी, अगर हम बात करते हैं सिर्फ RFLP की, तो इतना ज़्यादा भी ये एक्यूरेट नहीं है डिफ्रेंशिएशन में। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसके बेस पे, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन साइट के बेस पे, बाकी का जो डीएनए है उसका क्या, उसमें भी शायद चेंज हो सकता है। तो ये चेंज हमें RFLP से पता नहीं चल सकता। इसके एप्लीकेशन तो जैसे मैंने बताया, आप इससे हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इससे मोलेकुलर मैपिंग कर सकते हो, जीन की टैगिंग कर सकते हो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आप देख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे मैंने बताया फॉरेंसिक साइंस में ये यूज़ होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी मेरा बहुत अच्छा वीडियो है, अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी देख लेना। वहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा कि एक्चुअल में हम जैसे देखते हैं CID कि जहाँ से हमें सस्पेक्ट का खून में, जहाँ पे खून हुआ है वहाँ पे हमें कुछ सैंपल मिला और हमें सस्पेक्ट का मिला, उससे हम एनालाइज कैसे करते हैं कि वही खूनी है। तो आपको एक बात बतानी थी कि मैंने थोड़े ही दिन पहले मेरी मॉम डैड की एनिवर्सरी पे एक बुक पब्लिश की है। ये बुक आपको अमेज़ॉन में भी मिल जाएगी और आपको कम दाम में चाहिए तो मेरे पास से भी मिल जाएगी। इसका प्राइस है सिर्फ 350 रुपीज़। आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे। और अगर आपको पूरा का पूरा CSR नेट का स्टडी मटेरियल चाहिए, जिसमें आपको ये बुक जो मैंने दिखाई वो रहेगी, फिर NCERT की नोट्स रहेगी और 60 अदर टॉपिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी आपको प्रॉपर नोट मिल जाएगी आपको CSR नेट JRF क्रैक करने के लिए सिर्फ 599 रुपीज़ में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाई भेजना है, आपको सबका सैंपल भी मिल जाएगा। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैं कॉन्स्टेंटली क्विज डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब में तो आप मुझे लगता है फॉलो करते ही होंगे। चला, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कुछ मेरे से सीखना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये मार्कर अच्छे से आ गई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को भी एक बार दबा दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को मेरी सिखाई हुई चीज़ आ चुकी है। शुक्रिया।